में H is less electronegative, Cl is more electronegative, तो Cl को पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव मिल जाता है। बट यहां तो कार्बन कार्बन सब सेम ही है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ डबल पार्शियल पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव हो गया, मतलब चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं। क्लियर है? तो इस इफेक्ट को हमने इंडक्टिव इफेक्ट नाम दिया था। वही अगर यहाँ पे एक ग्रुप अभी तो लगाया हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, अगर ये कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला लगता तो आपके कार्बन चेन्स को नेगेटिव चार्जेस मिलते जाते और आपके जो ग्रुप है उसको पॉजिटिव चार्ज करता। ठीक है। सेकेंड हमने देखा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या हुआ था? कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम का अपन ने डेफिनेशन भी लिखा था कि हैविंग अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड, उस सिस्टम को हम कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। बेंजीन इज एन एग्जांपल, बेंजीन उसका एक एग्जांपल है। ठीक है। और हमने क्या बोला था कि ये एक कॉन्जुगेट सिस्टम तो अपन ने रेजोनेंस में देखा था क्या? इसमें हमने क्या देखा था कि ये टेम्पररी इफेक्ट है। सॉरी, इलेक्ट्रोमेरिक क्या है? एक टेम्पररी इफेक्ट है। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, है ना, तो डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला जाएगा। डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था यहाँ पे, बट वो किसके पास जाएगा? एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। तो अगर अपना लेट्स से हमने ये एक एग्जांपल लिया था कार्बन और ऑक्सीजन वाला, याद है? तो इन दोनों में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड किसके पास चली जाएगी? ऑक्सीजन के पास। इसके कारण क्या होगा? कार्बन विल बिकम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव। करेक्ट। अब अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लवर है। इलेक्ट्रॉन लवर कौन होते हैं? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लवर मतलब नेगेटिव चार्ज लवर, वो कौन होंगे? पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव। करेक्ट। तो ये कहां अटैक करेगा? इन द ऑक्सीजन। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पेयर गया वहीं इसी ने अटैक किया। और अगर एक न्यूक्लियोफाइल होता तो वो कहां जाता? सी पे। यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन गया है उसके पास नहीं गया वो अटैकिंग रिएजेंट, कहां गया? जहां से निकला है, मतलब जो डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन पे। तो ऐसे हमारे दो इफेक्ट थे, प्लस ई और माइनस ई। याद है? वैसे ये वाले थे प्लस आई एंड माइनस आई। कौन सा माइनस आई था? ये वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो प्लस आई। ठीक है। ये आपका प्लस ई एंड माइनस ई, इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है। और फिर हमने बात की थी इसकी रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ, यहां था कॉन्जुगेट सिस्टम, क्योंकि आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स वर बिकमिंग बॉन्ड, बॉन्ड्स वर बिकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। याद है? करेक्ट। तो यहां भी अपन ने प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट देखा था। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी, स्टार्ट कर दिए थे क्या? हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट किया था ना, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में अपन ने क्या देखा था? ये भी एक तरह का रेजोनेंस है, बट किस टाइप का रेजोनेंस था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या था ये? नो बॉन्ड। हाँ, यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। एक एग्जांपल भी लिखे थे क्या अपन? ऐसा कुछ किए थे, एक एग्जांपल ध्यान देना। क्या एग्जांपल था? CH3 और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ एक एग्जांपल था, जहां पे मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तीनों है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा, जिसके कारण ये यहां चला जाएगा। करेक्ट। और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन जाएगा, पर वो भागेगा नहीं वहां से। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि यहां का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। इसी फिनोमिना को हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नाम दिया। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बना लिए थे ना तीनों, एक बार इसको हटाए थे, एक बार इसको हटाए थे और एक बार इसको हटाए थे। ठीक है। चलो नीचे लाइन में लिखना, लास्ट सेंटेंस क्या लिखे थे मुझे बताना एक बार। स्ट्रक्चर 1 2 3 आर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ऐसा लिखे थे? नहीं तो नाम नहीं लिखे थे कि? अच्छा, तो बस तीनों का स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिए थे क्या? ओके ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना। और 1 2 3 नाम दिए थे स्ट्रक्चर्स को। हाँ, तो स्ट्रक्चर्स 1 2 एंड 3 आर कॉल्ड, स्ट्रक्चर्स 1 2 एंड 3 आर कॉल्ड
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइपर conjugative structures are called hyper conjugative structures, full stop. Since there is no bond between since there is no bond between since there is no bond between carbon since there is no bond between carbon and H positive comma, hyperconjugation is also called no bond resonance. Is also called no bond resonance. No bond resonance में underline भी कर देना, no bond resonance. No bond resonance. वो H पॉजिटिव जाएगा नहीं क्योंकि उसको पाई क्लाउड जो है अट्रैक्ट करके रखा हुआ, इट इज नॉट फ्री टू मूव. ठीक है, उसके लिए भी एक नीचे लाइन लिखना. Although a free proton has been shown, although a free proton has been shown, although a free proton has been shown in the above structures, in the above structures, in the above structures, comma, it is still bound quite firmly, it is still bound quite firmly, it is still bound quite firmly, Firmly, quite firmly to the pi cloud, to the pi cloud, to the pi cloud, and hence is not free to move, and hence is not free to move. ठीक है, तो यहां तो आपने देखा कि इस सिस्टम में क्या लगा था, ये मिथिल ग्रुप. मिथिल ग्रुप है ना, CH3 मतलब मिथिल ग्रुप होता है. पर मान लीजिए अब इसमें मिथिल की जगह ना इथिल ग्रुप लगा रहता, लाइक दिस. सेम है पूरा स्ट्रक्चर, बस मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया है. और अब कौन बनाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन? आपने देखा यहां पे कौन बनाया, सुनोगे क्या एक बार? यहां पे किसने बनाया? आप देखना यहां पे, ये दोनों आपके डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, सुनना है ना. और उनके बगल वाले को ना अल्फा कार्बन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्फा. ये नंबरिंग करते हैं अपन, अल्फा बीटा गामा ऐसे. ये अल्फा बीटा गामा अपन कई रेस्पेक्ट में लिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर चाहो तो इस चीज को ना आपके उसके रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो. किसके? फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में. जैसे कि अभी क्लोरीन आपके जिस कार्बन पे लगा है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला, समझ रहे हैं क्या? मान लीजिए एक और एग्जांपल देखना, क्लोरीन यहां लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है वो कहलाएगा अल्फा, और इसके अब 2 बीटा कार्बन है, समझ रहे हैं क्या? और उसके बगल वाले को गामा, और उसके बगल वाले को डेल्टा. ठीक है, अभी आगे के कार्बन की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती इसलिए, बट अपना लगभग हर बार अल्फा बीटा कार्बन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है. सुन रहे हैं क्या? यहां क्या इंपॉर्टेंस है कि अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन्स हैं उसके हिसाब से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. अब यहाँ पे ये दोनों तो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए. उनसे जो ये कार्बन लगा है ये है आपका अल्फा कार्बन, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है. तो वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन्स. यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 3 स्ट्रक्चर बने. अब यहाँ पे 2 ही बनेंगे. सुन रहे क्या? यहाँ पे कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे. एक बार ये अपनी बॉन्ड दे देगा इधर, तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगी और ये डबल बॉन्ड इधर चली जाएगी. फिर एक बार वही काम ये करेगा. करेक्ट? तो ये इथिल हुआ. एक और समझना, एक और एग्जांपल समझना. CH3 और ये लगा है इस स्ट्रक्चर के साथ. अब अल्फा कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, तो एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा. समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो ये एक्चुअली जो हमने बनाया ये मिथिल ग्रुप है. ये आपका एक 1 डिग्री कार्बन ग्रुप है. क्या है ये?
1 डिग्री कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो एक और कार्बन से अटैच है। एक्चुअली ये इससे भी अटैच है, बट ये अपन ग्रुप को फिक्स मान रहे हैं। अपन ये जो देख रहे हैं कि अपन ग्रुप कौन सा अटैच कर रहे हैं, तो इट इज अ 1 डिग्री ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? 2 डिग्री ग्रुप। ये वाला कार्बन 2 और कार्बन से अटैच है, तो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन। अटैच होने के बाद 3 डिग्री बन गया ना ये। अब ये 3 डिग्री है, बट अटैच होने से पहले तो 2 डिग्री कार्बन ही था। और एक और क्या बनेगा लास्ट, जल्दी बताओ, जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होंगे, टर्शरी वाला। यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर के साथ ऐसा कार्बन लगाना है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, तो वो एक भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। समझ रहे हैं क्या? एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं ना, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। आप ये समझिए कि वो बहुत सारे रूप में रह सकता है, तो वो स्टेबल है। सुन रहे हैं क्या? हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये भी एक उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, या ये भी उसका एक स्ट्रक्चर हो सकता है, या ये भी उसका एक स्ट्रक्चर हो सकता है। कहने का मतलब वो एक बहरूपिया है। समझ रहे हो क्या? जिसको आप पहचान नहीं पाओगे तो वो स्टेबल है। समझ रहे हैं क्या? बट ऐसा होता नहीं है कि वो अपना स्ट्रक्चर बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, greater will be the resonance structure, greater will be the stability. क्लियर है? चलिए लिखेगा इसमें एक लाइन नीचे, हाइपर कंजुगेशन occurs through the hyper conjugation occurs through the hyper conjugation occurs through the hydrogen atoms present on the carbon present on the carbon present on the carbon next to the double bond, next to the double bond, present on the carbon next to the double bond. समझ गया ना ये कि हमें अल्फा कार्बन्स को ही लेकर के अल्फा हाइड्रोजन यूज करके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने। और अल्फा कार्बन कौन होते हैं? द कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, द कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। अगर इस कार्बन के पास भी एक कार्बन होता तो इसके 3 स्ट्रक्चर और बनते। ये भी तो अल्फा हो गया ना, 3 और बनते बोला मैंने, 4 होते, 4 होते ना। ये तो एक ही बनाएगा ना, वो तो एक ही है ना। तो ये एक बनाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये। अपन इसके 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे, बीच में डबल हेडेड एरो दे करके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्लियर है? या यू कह लो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। रेजोनेटिंग मत बोलना ना, क्योंकि रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो हाइपर कंजुगेशन बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हम डीलोकलाइजेशन करें, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बना रहे जैसे हम रेजोनेंस में बनाते थे, इसलिए इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस दे दिए। पर स्ट्रक्चर्स के नाम हम अपने क्या लिखे? स्ट्रक्चर 1 2 3 आर कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, वी हैव नॉट रिटन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ रहे हो क्या? ठीक है, हाँ चलिए। तो क्या लिखे? कार्बन नेक्स्ट टू द double bond, that is alpha hydrogen atoms, that is alpha hydrogen atoms, that is alpha hydrogen atoms. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे more the number of alpha hydrogens, more the number of alpha hydrogens, more the number of alpha hydrogens, comma, more are the number of hyperconjugative structures, more are the number of hyperconjugative structures, and more will be the stability of the alkene. More will be the stability of the alkene. More will be the stability of alkene. ठीक है, चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंस लिखते हैं। अच्छा, ये लिख तो लो पहले सबके स्ट्रक्चर्स। तो नीचे लाइन में लिखेंगे, thus order of hyperconjugative effect decreases, thus order of
हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट decreases in the order सबसे पहले आएगा, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होगा आपका मिथिल ग्रुप में, है ना। मिथिल ग्रुप अगर अल्फा कार्बन है तो उसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 1 डिग्री वाला ग्रुप, दैट इज CH3CH2। अगर ये कहीं से अटैच है तो उसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, और ये अभी 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका 2 डिग्री वाला ग्रुप, और सबसे लास्ट में 3 डिग्री वाला ग्रुप। ठीक है, इसको अपन कहते हैं मिथिल, ये इथिल। ये प्रोपिल मत बोल देना, भले 3 कार्बन है बट तीनों कार्बन स्ट्रेट थोड़ी ना है। अगर आप इसको प्रोपिल बोल दोगे तो इसे क्या कहोगे, समझे मेरा क्वेश्चन। अगर आपने इसको प्रोपिल बोल दिया, जैसे आपने इसको मिथिल बोला, 1 कार्बन था तो मिथिल हो गया, 2 कार्बन हो गया तो इथिल हो गया, तो 3 कार्बन में प्रोपिल नहीं चिल्ला देना है। ये अगर प्रोपिल आपने इसको नाम दे दिया तो फिर इसको क्या बोलोगे, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल, ठीक है। और ये कहलाता है टर्ट ब्यूटिल। क्या कहलाता है, टर्ट। टर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिस कार्बन इज अ टर्शरी कार्बन, और कार्बन 4 है टोटल, तो टर्शरी ब्यूटिल। चारों स्ट्रेट में होते तो ये हमारा एन ब्यूटिल होता ना। अगर ये कहीं पे लगा होता, अगर ये वाला ग्रुप कहीं से लगा होता तो ये आपका एन ब्यूटिल कहलाता। क्या, एन ब्यूटिल। और अगर ये ऐसा लगा होता तो ये आइसोब्यूटिल कहलाता, सॉरी, हाँ आइसोब्यूटिल कहलाता। अभी ये इधर से लगा है तो टर्ड ब्यूटिल, ठीक है। तो इनके ऑर्डर ऐसे लिख लेना। ठीक, चलिए इसका सिग्निफिकेंस लिखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो नीचे लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सिग्निफिकेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ, सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अल्किल ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अल्किल ग्रुप, इसका क्या मतलब है समझना इधर। जैसे आपका एक बेंजीन रिंग है, जिसमें क्या लगा हुआ है, एक मिथिल ग्रुप। दिस इज टोलुइन। क्या नाम दिया था इसको अपन ने, मिथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम वाज टोलुइन। फिर हमने कहा था ना कि कॉमन नेम को आईयूपीएसी ने, आईयूपीएसी मान लिया था, तो टोलुइन को भी हम कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी दोनों बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी तो आपका अल्फा कार्बन हुआ ना, हुआ कि नहीं, देखो ध्यान से। दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन, द कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन इज अल्फा कार्बन। और कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अरे हाँ या ना, हाँ क्या बोले? हाँ वही 3 कॉन्जर्वेटिव, एक एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। पर अपन ना अभी एक ही हाइड्रोजन के साथ इसका कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान देना। जैसे क्या होगा, ये वाला डबल सिंगल बॉन्ड यहां जाता है ना, ये तो होता है, ये H पॉजिटिव वैसे ही रहेगा। अरे हाँ या ना। पर अगर ये कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड गई तो क्या ये वाला कार्बन स्टेबल रह पाएगा क्या, 5 बॉन्ड बन जाएगी उसकी। अब पहले से 1 2 3 4 तो थी, अब उधर आकर के 5 हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। सुन रहे हैं क्या, तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना, ध्यान देना कैसे बनेगा स्ट्रक्चर।
अभी बस हमने जो बात की है ना इसके बारे में, ये दोनों जो एरो दिखाया है ना, उसी को इंप्लीमेंट करना है। क्या बोला हमने, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, हाँ या ना, सिंगल तो पहले से थी ना, और इसकी बॉन्ड यहाँ आ गई, और ये अपना यहाँ पे H पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड मत बना देना, और ये दोनों H ऐसे के ऐसे ही है, करेक्ट। और क्या बच गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना देना नेगेटिव साइन के साथ। समझ में आया क्या ये स्ट्रक्चर। अब आगे क्या होगा, ये और आगे पूरा रिंग में भागने वाला है, इसको एक, इसको वो भी मिल गया ना, क्या मिल गया इसको, कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा बॉन्ड, और ये जंप करके बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एक कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। समझे, जो चीज यहां हुई ना, यहां से यहां, वही अब यहां से यहां हुई। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो देखो अब क्या होगा अगला स्ट्रक्चर, कोई हेल्प करेगा कि मुझे क्या बनाएंगे अगला। ऊपर का तो सेम रहने दो, ऊपर का कुछ नहीं करना है ना, ऊपर का एज इट इज कर देते हैं, चलो फिर नीचे की बात करते हैं। हाँ चलो बताओ क्या करूं, यहां बना दो डबल बॉन्ड, और यहां का डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन बन गया, तो जो काम आपने यहां किया था वो अब यहां कर देंगे। ये वाला तो अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब अगला बनाने के लिए इसको आगे दौड़ाएंगे, जैसे अभी आपने इसको आगे दौड़ाया ना, फिर ये उचक के इधर गया, अब इसको फिर यहां करो तो ये उचक के उधर चला जाएगा, तो ये गया इधर, तो ये उचक के गया इधर। समझे क्या, जैसे ये यहां हुआ वैसे ही अब यहां हो रहा है। बढ़े आगे, तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऊपर का तो अभी वैसा का वैसे ही, ऊपर अभी कुछ करना नहीं है, जैसा बना है वैसे ही बना दो, डबल बॉन्ड C, H पॉजिटिव, ये वाला H और ये वाला H, ठीक है, करेक्ट। चलो ये तो बॉन्ड ऐसी रहेगी ना, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बन चुका है, और ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन चुका है, आया ना लास्ट स्ट्रक्चर। अब ये इधर आएगा, और ये जहां से आया था वापस नहीं, समझिएगा। आपको समझ में आया, एक एक चीज खिसक गई पूरी आगे। हमने किस बेंजीन से शुरुआत की थी, और अब बेंजीन का पूरा बॉन्ड जो है आगे खिसक चुका है। सुन रहे हैं क्या, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, और यहां वाला इधर चला गया। वी स्टार्टेड विद दिस, क्या बोल रहे हैं, हाँ वो तो बेंजीन है, उसको थोड़ा कुछ होगा। देखो इधर, वी स्टार्टेड विद दिस, बट सारे स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करो, ये बॉन्ड इधर खिसक गई, ये इधर और ये इधर, ये एक ऑब्जर्व करे। दूसरा चीज ऑब्जर्व करना कि नेगेटिव साइन किन किन पोजीशंस पर है। आपको मैंने ऑर्थो मेटा पैरा बताया था ना, क्या थे ऑर्थो मेटा पैरा, जस्ट एडजेसेंट वाला ऑर्थो, एक छोड़ के वाला मेटा, और अपोजिट वाला पैरा। तो इस मिथिल के अकॉर्डिंग ये दोनों हो गई ऑर्थो पोजीशंस, ये दोनों हो गई मेटा पोजीशंस, एम फॉर मेटा, ओ फॉर ऑर्थो, और ऑपोजिट वाली हो गई पैरा पोजीशंस। क्लियर है। आप देखो नेगेटिव साइन कहां कहां पे है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। कहां से पैरा, भाई पैरा एक ही होता है, ऑर्थो और पैरा, मेटा में कभी नहीं जा रहा है। नेगेटिव साइन मेटा में कभी नहीं जा रहा है। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल घूमते फिरते आया तो वो कहां जाएगा, कहां जाना पसंद करेगा वो, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अरे वो तो इलेक्ट्रॉन लवर है ना भाई, कैसे कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो इलेक्ट्रॉन लवर है, वो कहां जाके अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये पसंद करेगा ये वाला स्पॉट, या ये वाला स्पॉट, या ये वाला स्पॉट, मेटा में कभी नहीं जाएगा। समझ रहे क्या, इसी को कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप ने डिसाइड किया कि जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको हम कहां बैठाएंगे, ऑर्थो पे या पैरा पे, मेटा पे नहीं बैठेगा। समझ रहे क्या, इट्स जस्ट लाइक जैसे ये इस बेंच पे बैठ गई ना सबसे पहले आके, तो अगला कोई भी जो आएगा वो ये डिसाइड करेगी वो कहां बैठेगा, क्योंकि ये पहले आके बैठ गई। अगर ये अंदर चली गई तो ये अलाउ कर रही है कि चलो बैठ जाओ यहाँ पे, और अगर ये बाहर निकल के खड़े हो गई तो मजबूरन अंदर वाले, मतलब जो खड़ा है उसको अंदर जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या, तो बस यही चीज ये मिथिल कर रहा है यहाँ बैठ के, देखिए वो पहले से है, उसका राज है वहां पे, तो वो बताएगा कि इलेक्ट्रोफाइल को
किधर जाना है, समझ रहे हैं क्या? उसने डिसाइड किया बाय हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिथिल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन गया। सुन रहे हैं क्या? मतलब पहले से अगर मिथिल लगा हुआ है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता, वो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। और आपको स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा बहुत याद आ रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या था, जल्दी याद करो। कहां पढ़े थे स्टेरिक हिंड्रेंस? सिस और ट्रांस में पढ़े थे। देखो, जब ग्रुप बड़े बड़े पास में होंगे तो भीड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल इधर आके अटैच हुआ ऑर्थो पे, ऑर्थो तो उसका नेबर है ना, मिथिल का नेबर कौन है? ऑर्थो। तो अगर कोई बड़ा ग्रुप इधर आके अटैच हो गया तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, या जगह नहीं बचेगी। ये खुद इतनी जगह लेके बैठा है, अगला ग्रुप भी इतनी जगह लेके बैठ जाएगा, तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऑर्थो वाले थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि पैरा वाला दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, पूरे खाली जगह है, खाली मैदान है। बट यहां पे दोनों के बीच में बहुत भीड़ हो गई है। समझ रहे हैं क्या? किसी को अगर यहां जाना होगा तो वो यहां से जा ही नहीं पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़। और ऐसा तभी होता है जब एडजेसेंट कार्बन्स पे दो बड़े बड़े ग्रुप लग जाते हैं, तो दे क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? ठीक है, इसलिए पैरा वाले ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्थो वाले से, क्योंकि ऑर्थो में तो एडजेसेंट हो गया, पैरा ऑपोजिट हो गया। क्लियर है? तो इसको कहते हैं डायरेक्टिव। अभी तो हमने सिर्फ अल्किल ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पढ़ा है कि अल्किल ग्रुप होगा तो वो ऑर्थो पैरा पे फेंकेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। कोई और ग्रुप होगा तो उसका भी अपन ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के देख सकते हैं कि वो क्या करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ। एम आई क्लियर? तो ये वाला पार्ट अपन फिर से पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो मैं पूछूंगा ना कि मिथिल ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थोपैरा की मेटा। तब ये स्ट्रक्चर एकदम पिक्चर में आज, मतलब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? फ्लैशबैक आना चाहिए एकदम कि हमने उस दिन ये देखा था कि मिथिल का हमने ऐसा 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन का वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसने ये काम चालू किया था। फिर रेजोनेंस होते होते हमारे पास 3 ऐसे स्ट्रक्चर दिखे जहां पे नेगेटिव चार्जेस वर एट ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उन 3 जगहों पर ही जाएगा या जाना पसंद करेगा। क्लियर है? तो मिथिल ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऐसे ही कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी होंगे जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजेंगे। समझ रहे? पर वो ग्रुप के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी मिथिल का पढ़ लिए अपन, है ना? क्लियर है? हाँ। किसका? इस वाले का? नहीं, देखो अभी भी वही होगा ना। अगर अब मान लो कि ये वाला हाइड्रोजन इधर आया तो ये इधर चला जाएगा, अब उल्टा होगा ना रेजोनेंस। अभी ऐसे घूम के आए थे, अब ऐसे घूम के जाएंगे। पर अगेन ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे ही आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा, और जहां नेगेटिव चार्ज है वहीं जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लवर अटैक करेगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये जो हेड डाले हैं ना, इसका आप लोग ये डायग्राम बना लो, है ना? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दिख जाएगा, अपन लास्ट में लिख लेंगे, लास्ट लाइन में, कि द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, पांचों स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन तक याद रहना चाहिए ना आप लोग को, क्योंकि इसके बाद अपन 2 चैप्टर्स और पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, जो कि बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इसके बाद अपन लास्ट पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तब तक ये वाला टॉपिक याद रहना चाहिए एकदम। हाइड्रोकार्बन्स वो पढ़ना है, चलेगा, मेरे को भी दिक्कत है, पढ़ाना तो मुझे बाकी तीनों चैप्टर्स है ना। मुझे लगा शायद स्कूल में आप लोग के थर्मो या इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, ये तो मैंने आईसीएससी वालों के कारण स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, फ्रॉम द अबव रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, फ्रॉम द अबव रेजोनेंस स्ट्रक्चर, from the above resonance structures, it is clear that it is clear that it is clear that electron density at ortho and para positions, electron density at ortho and para positions with respect to CH3 group, with respect to CH3 group increases, with respect to CH3 group, ortho and para positions with respect to CH3 group increases, with respect to CH3 group increases, and hence the electrophilic substitution, and hence the electrophilic substitution will occur at इलेक्ट्रोफिलिक मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आकर के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, will occur at ortho and para positions, will occur at ortho and para positions, will occur at ortho and para positions. ठीक है, चलिए सेकंड सिग्निफिकेंस लिखना, सेकंड इंपॉर्टेंस, ये पहला इंपॉर्टेंस था, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, सेकंड लिखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स, relative stabilities of alkenes, relative stabilities of alkenes. ठीक है, इसमें लिखेंगे, सीधा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तीनों का, एक एग्जांपल लिखना, ये लास्ट वाला बता रहा, ये ट्रांस है कि सिस है, सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड्स, है ना, सेम ग्रुप सेम साइड में होते तो सिस हो जाता। ठीक है, अब तीनों एल्कीन के बारे में तो स्टडी करते हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये काउंट करना आप लोग ना, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस वाले एल्कीन में देखो, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, ये दूसरा अल्फा कार्बन, तीसरा और चौथा, और हर में 3-3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा ये। इसमें कितने बनेंगे, 3 3 6 3 9, ये वाला एच से नहीं बनेगा ना, ये वाला एच अल्फा एच थोड़ी ना है, अल्फा एच तो ये वाले हैं, ये वाले और ये वाले, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6,
अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स हाइपर कंजुगेशन करते हैं, अपन ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखें इसको, वन स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 नाम देना। ठीक है, इनके बारे में लिखते हैं। पांच एल्कीन बनाया, हमको इसकी स्टेबिलिटीज देखनी है। जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। फिफ्थ वाले में कितने हैं? फिफ्थ नहीं, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में कितने अल्फा कार्बन हैं? एक। अल्फा कार्बन तो एक ही है ना, और उसमें हाइड्रोजन 3 है, तो उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और व्हाट अबाउट द फिफ्थ स्ट्रक्चर? एक भी नहीं बनेगा। कहां है अल्फा कार्बन भाई? यहां 4 अल्फा कार्बन है और चारों के पास सी एच, 3 3 H है, तो 12 हुए। तो यहां पे आप लिखोगे 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे आपके 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। ये है आपके 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे है 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, और यहां पे है 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो greater the number of alpha hydrogens, greater will be the hyperconjugative structures and greater will be the stability. समझ रहे हैं क्या? तो नीचे लिखेंगे एल्कीन्स, नंबरिंग दे देना है ना, क्योंकि अपन इनके नंबरिंग से ही अपना नीचे का कंटेंट लिख रहे हैं ना। तो एल्कीन्स रोमन नंबर में दिया है मैंने नंबरिंग, है ना। एल्कीन्स 1, 2, 3, 4 and 5 have 12, 9, 6, 3 and none अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5 have 12, 9, 6, 3 and none, none मतलब 0, none अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो स्टॉप। Since greater the number of hyperconjugative structures, since greater the number of hyperconjugative structures, since greater the number of hyperconjugative structures, more stable is the alkene. 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 Therefore, their relative stability follows the sequence. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 वाला, then 2, then 3, 4 एंड सबसे लीस्ट स्टेबल 5th नंबर का। Their relative stability follows the sequence. तो आपको देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 एल्कीन दे देगा, पूछेगा विच ऑफ द 2 एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लेना दोनों का, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उनके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे, एंड इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, ठीक है। एंड लास्ट इसका लिखना एक और लास्ट इंपॉर्टेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायंस क्या थे? इलेक्ट्रोफाइल में देखे थे उनको, नाम से समझो ना कि कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, मतलब कैटायन तो है बट पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है। तो ये भी देखो 3 टाइप के होते हैं कार्बोकैटायन, ध्यान देना। इनफैक्ट 4 टाइप के होते हैं, कैसे ध्यान देंगे? एक होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एक होता है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हो गया आपका मिथिल कार्बोकैटायन। समझ में आ रही बात? तो आप सोचिए कि अगर ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन होगा तो उसके पास कितने अल्फा कार्बन हैं? 3। सबके पास 3 हाइड्रोजन। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो नीचे लिखना द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, the relative stability of carbocation and free radical, the greater stability of the relative stability of carbocations and free radicals follows the same sequence, 3 degree, greater than 2 degree, greater than 1 degree. 3 degree carbocations are more stable than 2 degree carbocations than 1 degree carbocations. ठीक है, इनके बारे में अपन फिर से पढ़ेंगे अभी। कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो पढ़ लिया था, ये भी हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं या इंटरमीडिएट्स होते हैं। कौन? कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन या फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे अटैकिंग रिएजेंट थे, और ये तीनों होते हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं होंगे बट बीच में कहीं बनेंगे। ये कोई फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी ना होगा, ये प्लस है तो ये कैसे कोई मॉलिक्यूल थोड़ी ना हो सकता है, ये तो भी आयन है। इनमें जब अटैक होगा ना तब फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने एक रिएक्शन क्लास 10th में पढ़ा होगा कि CH4 मिथेन में अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको मिलेगा CH3Cl और एक HCl अलग हो जाएगा। इसको कहते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते थे? सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्केन के पास, ये एल्केन है, मीथेन इज द सिंपलेस्ट एल्केन, एल्केन के पास कुछ ऐड कराने के लिए बॉन्ड बची नहीं है। तो एल्केन, हाँ 4 बॉन्ड तो बन चुकी है ना पूरी, कार्बन ऑलरेडी चारों H से कनेक्टेड है, तो ये 5वां कहां से ऐड कर देगा? तो मजबूरी में इसको क्या करना पड़ेगा? एक जो ऑलरेडी H लगा हुआ है उसको हटाएगा, है ना, और एक और एटम को जोड़ेगा। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। पर वही अगर बात करते हैं एल्कीन की, ये एल्कीन है, सबसे पहला वाला एल्कीन इथीन, इसमें आप चाहो तो Cl2 ऐड करा सकते हो क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है। ये कैसे ऐड करेगा? दोनों की बॉन्ड जो है वो सिंगल हो जाएगी और एक क्लोरीन यहां एक क्लोरीन यहां, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। सुन रहे हैं क्या? नया चीज डायरेक्टली ऐड हो गया है पुरानी चीज में, बट उसके पहले वाले में क्या हो रहा था? पुराना वाला हटा, उसकी जगह नया एटम आया, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो एल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं एंड एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि CH4 में अगर आप Cl2 ऐड कराओगे तो क्या बनेगा? CH3Cl। ठीक है, पर ये एक स्टेप में नहीं बनता, ध्यान देंगे कैसे होता है ये रिएक्शन। एवरीवन सब यहां सुनेंगे। Cl2 जो है ना, पहले सनलाइट के प्रेजेंस में Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, होमोलिटिक फिजन। याद है हमने होमोलिटिक फिजन के एक जगह लाइन में लिखा भी है कि दिस टेक्स प्लेस इन यूवी लाइट। देखो एक बार पीछे पढ़ के फटाफट, जहां पे फ्री रेडिकल के बारे में लिखा है। फिजन लिखे हो ना, फिजन 2 टाइप के फिजन पढ़े हैं, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक में अपन ने क्या बोला था कि यहाँ पे 2 एटम के बीच में बॉन्ड टूटेगी और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे, राइट। और ये होगा किसके प्रेजेंस में? आइदर सनलाइट या फिर हीटिंग करोगे, हाई टेम्परेचर, हाँ, या यूवी रेज। तो अपन सनलाइट लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो
ऐसा आपको ये रेडिकल मिला। आपको इस रिएक्शन में ये कहीं दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट? क्योंकि ये बीच में कहीं बना है, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। जैसे कि आप लोग का 10th का रिजल्ट ना, 10th में आपने बीच में कुछ भी किया होगा, हाफ ईयरली में फेल भी हुए होंगे, है ना, या आपको कितने भी साल भर गंदे नंबर आए होंगे क्लास में, पर अगर आपने आखिरी पेपर सही दिया है ना, तो उसका ये बीच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच वाले ऐड भी नहीं होते ना, अपन एग्रीगेट नहीं होता ना, यानी कि इंटरमीडिएट डू नॉट अपीयर इन द फाइनल प्रोडक्ट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो अब देखो, ये Cl फिर जाता है इस मीथेन के पास। मैं आपको ना इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, थोड़ा अपन एडवांस चीज पढ़ रहे हैं जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। CH4 के पास ये रेडिकल जाता है और अटैक करता है, और अटैक करके एक नया फ्री रेडिकल बनाता है और HCl बन जाता है। ठीक है, अब ये नया फ्री रेडिकल में एक और Cl2 आता है और बन जाता है CH3Cl। ठीक है, और एक Cl रेडिकल अकेले बन जाता है। ऐसे दो स्टेप होते हैं, इसको ऐड करते हैं, ये वाला स्टेप आ जाएगा। ध्यान देंगे कैसे। इधर लेफ्ट साइड में क्या क्या है? CH4, है ना, ये और ये कैंसल हो जाएगा। जैसे मैथ्स में करते हो ना आप लोग, लीनियर इक्वेशन ऐड करते हो ना भाई, अरे लेफ्ट साइड की चीजें सारी यहां ऐड कर दोगे, राइट साइड की चीजें यहां ऐड कर दोगे, फिर अगर दोनों साइड सेम चीज है तो कट नहीं करते हो क्या? यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, वहां भी एक्स स्क्वायर है, तो कट नहीं करते हो क्या? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ भी वही चीज होगी। ये जो CH3 फ्री रेडिकल है वो राइट साइड में भी आ रहा है, और ये CH3 फ्री रेडिकल लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और क्या कैंसिल होगा? ये इंटरमीडिएट्स है जो दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? ये यहां बना, यहां यूज हो गया, हाँ कि नहीं, है ना? ये यहां निकला, ये यहां यूज हो गया, अल्टीमेटली वो कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो फाइनली आपको क्या क्या मिलेगा? CH4 प्लस Cl2 गिव्स यू CH3Cl प्लस HCl। यही तो लिखा हमने ऊपर। आप ये समझिए कि हम पढ़ते ये हैं बट होता ये है। समझ रहे हैं क्या? तो आपने देखा यहाँ पे इंटरमीडिएट्स क्या क्या बने? फ्री रेडिकल्स। आपको फाइनल प्रोडक्ट में कहीं फ्री रेडिकल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बीच में कहीं बनता है, वो प्रोडक्ट तक आपको पहुंचाने में हेल्प करेगा, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं क्या? उनको कहते हैं हम इंटरमीडिएट्स। है मैं क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का। ऐसे ही कई रिएक्शन में कैटायंस इंटरमीडिएट बन जाते हैं। क्या बनते हैं? कैटायन इंटरमीडिएट्स। और कुछ में एनायन, कार्बो एनायन या कार्ब एनायन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। एक कार्बो कैटायन का भी एग्जांपल समझते हैं, फिर एंड करते हैं। समझना इधर, ये आपका एक हेलो एल्कीन है, हेलोजन लगा है ना, क्या है? हेलो एल्कीन। इसमें मैं चाहता हूं कि OH Cl को रिप्लेस मार दे, मतलब OH इधर आ जाए, Cl निकल जाए, हो जाता है। और ऐसा होगा तो फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल्कोहल मिलेगा आपको, अल्कोहल, OH आ गया ना। बाकी ये सब चीजें कुछ नहीं करना अपन को। और Na के साथ क्या आ जाएगा? NaCl। ये रिएक्शन समझ में आपको? ये भी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है कि Cl को OH ने सब्स्टिट्यूट किया है, डिस्प्लेस किया है, करेक्ट? तो ठीक है। अब ये रिएक्शन होता कैसे? ये भी दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका हेलो एल्केन है ना, इसका क्लोरीन पहले रिमूव हो जाता है। क्लोरीन क्या हो जाता है? रिमूव। तो जब क्लोरीन रिमूव होगा तो आपको क्या लगता है, क्लोरीन इतना सीधा है क्या कि अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा? क्लोरीन और कार्बन में तो भाई कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन जब निकलेगा तो क्या करेगा? वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। पिछले बार यहां उसकी दादागिरी नहीं चल पाई, क्योंकि उसके सामने भी Cl ही था, तो वहां वो उसको उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग नहीं पाया, इसलिए रिजल्टिंग इनटू अ फ्री रेडिकल। बट यहां तो ऐसा नहीं होगा ना, यहां तो Cl एक कार्बन के साथ है, तो जब Cl निकलेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और क्या छोड़ जाएगा? कार्बोकैटायन। क्या बना? कार्बोकैटायन। और फिर इस कार्बोकैटायन को अकेला देख करके ये OH नेगेटिव, जो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आयनाइज रहेंगे, ये OH नेगेटिव जाके इसको अटैक करेगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा? ये आपका OH नेगेटिव इसके पास गया, Na पॉजिटिव भी होगा, Na पॉजिटिव इसका कंबाइन करके NaCl बना देगा, तो फाइनल में आपको NaCl मिलेगा और ये मिल जाएगा आपको OH। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या?
जब इसका ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो आपको यही मिलने वाला है ओवरऑल रिएक्शन, बट इंटरमीडिएट क्या था जो कि फाइनल प्रोडक्ट में बीच में बना, जरूर बीच में वो बना, बट वो कुछ समय के लिए था। अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। समझ गए क्या? तो इसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन जो रिएक्शन के बीच में, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में आए बट फिर चले गए। समझ गए क्या? तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, whereas electrophile and nucleophiles are the attacking reagents. Electrophile and nucleophiles are the attacking reagents. क्लियर है? हमने सारे इफेक्ट पढ़ लिए हैं। हम एक बार इन तीनों को फिर से देखेंगे, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन, है ना? हमारा ये मैकेनिज्म वाला पार्ट हो जाएगा। फिर हम सीधा उसमें आएंगे एस्टिमेशन और डिटेक्शन में, कैसे एस्टिमेट करेंगे कि आपके कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, क्या आपके हाइड्रोकार्बन में कार्बन है, क्या हाइड्रोजन है, क्या क्लोरीन है, क्या ऑक्सीजन है, क्या सल्फर है, क्या फॉस्फोरस है। तो सबके अलग अलग क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने बीच में एक बार डिस्कस भी किया है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हम पहले पहचान तो लें कि अपने कंपाउंड में क्या क्या है, फिर बात करेंगे कितना कितना है। दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो एक क्लास और लूंगा, ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे हम, और फिर हम उसके बाद वाली क्लास से एस्टिमेशन और डिटेक्शन चालू कर देंगे। उसमें न्यूमेरिकल्स भी है। न्यूमेरिकल मतलब परसेंटेज निकालने वाला, कि एक कार्बन, मैंने आपको एक पुड़िया दे दी, एक पुड़िया में इतना ग्राम कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताओ इसमें कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट नाइट्रोजन अगर है तो, और कितना परसेंट फॉस्फोरस है अगर है तो इसको बोलते हैं अपन कैलकुलेशन पार्ट, परसेंटेज। अपन ने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा ना पहले चैप्टर में, कि अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट में आप सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालते थे? इसका पहले ओवरऑल मास निकालते थे, जो कितना होता है 46 प्लस 12 इज 58, 58 एंड 48 इज 106। कितना होता है? 106 इसका टोटल मास है। उसमें सोडियम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 46 अपॉन 106 into 100। दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम। इन द सेम वे परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 106 into 100, और ये ऑक्सीजन का 48 अपॉन 106 into 100। ऐसे सबका परसेंटेज निकालोगे तो टोटल कितना आना चाहिए? 100%। समझ रहे क्या? तो ऐसा ही हमको एस्टिमेशन डिटेक्शन वाले पार्ट में करना है। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू।